वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट्स, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस होंगे, इसमें स्कोप होगा। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले स्टार्टअप, गियर अप होना जरूरी है, राइट? सो सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। अब आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना, हम वर्ड बाय वर्ड अंडरस्टैंड करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल डेटा, वन फील्ड ऑफ मैथ दैट जनरली डील्स विद कलेक्शन ऑफ दैट डेटा। सबसे पहला वो न्यूमेरिकल डेटा को एक्सप्रेस करता है, नंबर शेप में एक्सप्रेस करता है। दूसरा कलेक्शन ऑफ दैट डेटा, उसको इकट्ठा करना, उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट न्यूमेरिकल डेटा। वो न्यूमेरिकल डेटा आखिर कहता क्या है उसके बारे में ये बताता है। इट इज एक्चुअली फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस दैट यूजेस डिफरेंट क्वांटिटेटिव मॉडल्स। अलग अलग मॉडल्स यूज करते हैं हम, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, राइट, टू प्रोड्यूस अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। हमें किसी चीज पे ना स्टैटिस्टिक्स हम कलेक्ट क्यों करते हैं? हमें किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करना है, इसलिए। सो एक्सपेरिमेंटल डेटा या स्टडीज ऑफ रियल लाइफ के लिए। सो इट इज एन एरिया ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स दैट कंसर्न विद डेटा कलेक्शन एनालिसिस। सबसे पहला फीचर इसका डेटा कलेक्शन एनालिसिस, उसका इंटरप्रिटेशन। सेम डेटा को इंटरप्रेट आप कैसे करोगे, कैसे उसको प्रेजेंट करना है। So, यही चैप्टर्स भी हैं, राइट? सो इट डील्स विद हाउ डेटा कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। सम पीपल कंसिडर स्टैटिस्टिक्स टू बी डिस्टिंक्ट मैथमेटिकल साइंस rather than a branch of mathematics. So basically हमने इस डेफिनेशन में क्या अंडरस्टैंड किया? इस डेफिनेशन में हमने स्टैटिस्टिक्स को अंडरस्टैंड ये किया, एक कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रेजेंटेशन ऑफ दैट डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में सिर्फ, राइट? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है दैट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर व्हिच एम्स एट एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, राइट? सो इकोनॉमिक्स क्या है? ये एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इस तरह से दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। आप अपने स्केर्स रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करवाते हो इकोनॉमिक्स के थ्रू कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल पाए। प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो मैक्सिमाइज किस चीज को करेंगे? प्रॉफिट्स को। और जो सोसाइटी है वो उस सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करेगी। इट इज अबाउट मेकिंग अ चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल है। आपके घर में दूध आता है, जिस दिन गेस्ट आ जाते हैं या जिस दिन फेस्टिवल होता है तो आपके पेरेंट्स, मदर या फादर क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि हमें आधा किलो या 1 kg दूध एक्स्ट्रा चाहिए। वो जो दूध एक्स्ट्रा चाहिए वो क्यों चाहिए? मिठाई बनाने के लिए, खोया बनाने के लिए, दही कर्ड जमाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए, राइट? जब ज्यादा लोग आएंगे चाय बनेगी। सो दूध तो स्केर्स है, इट्स अ स्केर्स रिसोर्स। आपके पेरेंट्स उसको यूटिलाइज करते हैं, कैसे? बाय मेकिंग अ चॉइस। उस दिन आप शायद दूध नहीं पीते हो घर पे, अदरवाइज आप मॉर्निंग इवनिंग दूध पीते होगे। उस दिन शायद दही ज्यादा जमती है, खीर बनती है, मिठाइयां बनती हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली दूध कम मिलता है पर्सनल ड्रिंकिंग के लिए, राइट? सो ये है क्या हमारा? दिस इज स्टडी ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। तो स्केर्सिटी क्या होती है फिर? स्केर्सिटी का मतलब है शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उन गुड्स, उन सर्विसेज का शॉर्टेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड। अब दूध की डिमांड एक्चुअल में बहुत ज्यादा है, लेकिन शॉर्टेज है, उतना दूध नहीं मिलता। अगर एक्सेस, अबंडेंस होता तो पैसे ना लगते, पैसे देने पड़ते हैं ना दूध के लिए। हर साल, हर 6 महीने में रेट इंक्रीज होता है उसका। वाई? बिकॉज ऑफ शॉर्टेज एंड इंक्रीज इन डिमांड। सो दैट इज स्केर्सिटी। सो जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना, उन सबका रूट कॉज क्या है? स्केर्सिटी। इकोनॉमिक्स शुरू ही इसी से हुई है कि जितने भी स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको हम ऑप्टिमली, राइटली यूटिलाइज कर पाए। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ प्रोवाइडेड द वेल्थ डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी है? वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स। बुक इज द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776। सो वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द वेल्थ ऑफ अ कंट्री। उन फैक्टर्स की इंक्वायरी है जिसमें वेल्थ ऑफ ए कंट्री को हम डिसाइड करते हैं, डिटरमिन करते हैं, राइट? स्केर्सिटी डेफिनेशन
रॉबिन्स ने दी थी 1932 में। तो रॉबिन्स क्या कहता है, इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है दैट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करती है एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स, कितने रिसोर्सेज है आपके पास एंड कितने उसके स्केयर्स मीन्स हैं, विच हैव द अल्टरनेट यूजेस। हर एक स्केयर्स रिसोर्स का अल्टरनेट यूज जरूर होता है, राइट? इसीलिए वो स्केयर्स बनता है। मैंने आपको दूध की बात की, दूध के अल्टरनेट क्या है यूजेस, दही, कर्ड, लस्सी, मिठाइयां, खीर, खोया, राइट? सो ये सब उसके अल्टरनेट यूजेस हैं। द थर्ड डेफिनेशन इज ग्रोथ डेफिनेशन, सैमसन ने दी थी, सैमुअल्सन ने दी थी। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन and the society chooses with or without the use of money, पैसा लेना है या नहीं लेना है, to employ scarce productive resources which could have the alternate uses, ऐसे scarce resources, productive resources जिनका alternate use हो सकता है, to provide various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and the groups of the society. So क्या कहता है ग्रोथ डेफिनेशन, हेल्प करता है ग्रोथ में। इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड दी सोसाइटी, एक आदमी सोसाइटी चूज करते हैं विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम और मॉनेटरी एक्सचेंज, टू एम्प्लॉय स्केयर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं जो स्केयर्स हैं उनको एम्प्लॉय करने के लिए, विच कुड हैव द अल्टरनेट यूजेस, जिसके अल्टरनेट यूजेस हो सकते हैं, टू प्रोवाइड वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम, बहुत सारी कमोडिटीज हैं जो हम ओवर टाइम प्रोवाइड करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन, ताकि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें फॉर कंजम्पशन नाउ, अभी, एंड इन फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल, अलग अलग लोगों के साथ, एंड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, या तो इंडिविजुअल लोगों के साथ या पूरे सोसाइटल ग्रुप्स में हम उसको यूटिलाइज कर पाए। सो हमने इसमें क्या देखा, हमने अभी तक ये देखा कि हमारे रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, लिमिटेड है, उसके अल्टरनेट यूजेस हैं, राइट? अब टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कितनी तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें मॉनेटरी एक्सचेंज होता है, राइट? सो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये मॉनेटरी एक्टिविटीज हैं। वी अंडरस्टैंड प्रोडक्शन, आगे वाले चैप्टर्स में इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आएंगी। छोटा सा बता देता हूं मैं आपको, प्रोडक्शन मतलब कुछ भी आप बनाते हो, राइट? सो यू यूज वेरियस थिंग्स, रॉ मटेरियल, LLKE, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। कंजम्पशन, जब आप कंज्यूम करते हो तो आप बाय करते हो, देन यू कंज्यूम। इन्वेस्टमेंट, अगेन आप पैसा इन्वेस्ट करते हो फॉर फ्यूचर इंक्रीज। एक्सचेंज, आपने किसी से गुड्स लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने कोई चीज बाय करनी है दूसरे कंट्री से, और दूसरे कंट्री में भी कोई चीज चाहिए, तो वो मॉनेटरी सिस्टम और एक्सचेंज में। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज, अब एक एग्जांपल देता हूं, कुछ फोन्स नोएडा में बनते हैं बट पहुंचते हैं चेन्नई, तमिलनाडु, हम बोलते हैं ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, नॉर्थर्न साइड। सो क्या है ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। बहुत सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती हैं। सो एक्टिविटीज दो तरह की है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक। सोशल एक्टिविटीज, सोसाइटी के लिए आप कुछ करते हो, रिलीजियस एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड पेरेंटल एक्टिविटीज, राइट? ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? ये वो एक्टिविटीज हैं दैट आर रिलेटेड टू अर्न द मनी, पैसा एक्सचेंज होता है इससे, एंड वेल्थ फॉर लाइफ, आपकी लाइफ के लिए, राइट? सो दीज एक्टिविटीज जनरेट न्यू इनकम एंड इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नई इनकम को जनरेट करते हैं और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, हमने अभी देखा ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है। नॉन इकोनॉमिक कौन सी होती हैं? ये वो एक्टिविटीज हैं दैट आर नॉट रिलेटेड टू अर्निंग मनी, इससे पैसा कमाया नहीं जाता, एंड वेल्थ, राइट? दीज एक्टिविटीज नीदर जनरेट द इनकम नॉर इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ना तो ये इनकम जनरेट करते हैं ना फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करते हैं। अ टीचर टीचिंग हिज ओन सन, अगर मैं हूं, मैं अपने खुद के बेटी को पढ़ाता हूं, so I do not charge anything from them, so this is non economic activity. कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए।
प्रोड्यूसर कौन है? जो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। सर्विस होल्डर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, a person who is in job and gives his services as a factors of production। मैंने आपको बोला ना factors of production कौन कौन से हैं, LLKE, so we call it land, labor, K means capital and E means entrepreneurship, right? So factors of production देता है and is getting paid for it, और उसको जॉब में का पैसा मिलता है। So for example, a government teacher, so we just read service holder, then it is service provider। Who is a service provider? सर्विस प्रोवाइडर वो बंदा है जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू द अदर फॉर अ पेमेंट, पैसे को लेके, ट्रांसपोर्टर, ऑटो ड्राइवर, राइट, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पैसा लेके। सो स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। आपके पास जो डेटा कलेक्टेड है, कौन सा, जो नंबर्स में है, उसके बेस पे जब आप कोई डिसीजन लेते हो हम उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, राइट? क्लियर? सो हम स्टैटिस्टिक्स को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस क्या होता है? इट मींस स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेट करती है? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये स्टेप्स हैं इसके, राइट? सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा कलेक्ट करने के बाद आप ऑर्गेनाइज करते हो उस डेटा को, क्लासिफाई करते हो, प्रेजेंट करते हो, एनालाइज करते हो एंड उसका इंटरप्रिटेशन करते हो, रीजन जिसके लिए आपने कलेक्ट किया था। प्लूरल सेंस में हम क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स को? इट मींस न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो फैक्ट्स, वो फिगर्स दैट हैव बीन सिस्टेमैटिकली कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पस इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। सिस्टेमैटिकली, लड़ीवार तरीके से आप कलेक्ट करते हो किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी को लेके, हम इसको प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टैटिस्टिक्स की? स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। आपने कभी स्टैटिस्टिकल टेबल देखा है? अगर आपने स्टैटिस्टिकल टेबल देखा होगा, अपनी बुक खोल के देख लेना, लास्ट के फ्यू चैप्टर्स आर प्रैक्टिकल इन योर बुक, राइट? सो वो क्या है? वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हैं, राइट? सो यहां लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल 10, 11, 12, 13, जब आप टोटल करोगे एग्रीगेट फैक्ट्स, राइट? इट इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, नंबर्स में एक्सप्रेस होता है 10, 11, 12, 13। इट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। जितने भी फैक्टर्स होंगे ना, किसी एक कॉज के कारण अफेक्ट नहीं होंगे, एक से ज्यादा रीजंस के कारण अफेक्ट होंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। रीजनेबल एक्यूरेसी, जब भी हम स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं हाउ गुड आर यू एट ड्रिंकिंग मिल्क 2 times a day, आप क्या आंसर दोगे? सर आउट ऑफ 10 आई एम 8 at number 8. So you are reasonably accurate, may not be 100% accurate but reasonably accurate, right? Collected in systematic manner, so मैंने आपको systematic बता दिया, collection of data से लेके interpretation तक एक तरीके से आप उसको collect करते हो, एक method process use करके आप उसको collect करते हो। Predetermined purpose, कोई भी data collection करने से पहले आपको पता होता है कि आप वो data क्यों collect कर रहे हो, so you know the reason। Placed in relation to each other, मैंने बोला ना ये placed in relation to each other, so first data second के relation में, second data first के relation में, right? All the data is placed in relation to each other, which means अगर मैंने 11th क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा लेना है तो मैं एक सीक्वेंस में उसको रखूंगा, ऐसा नहीं है आई मिक्स इट अप विद सम अदर डेटा, राइट? सो इट इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। अब देखो कलेक्शन ऑफ डेटा, पीछे हमने कैलकुलेट डेफिनेशन में लिखा ना सिंगुलर में। सो कलेक्शन ऑफ डेटा, सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करते हो, आप सेंसस मेथड, सैंपल मेथड, हम अगले चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे। सो दोनों में से कोई भी मेथड कलेक्ट करके आप डेटा कलेक्ट करते हो, राइट? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, आपने एक बार डेटा कलेक्ट कर लिया ना, उसके बाद आपका पर्पस क्या है? उस डेटा को राइटली ऑर्गेनाइज करना। राइटली ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? राइटली ऑर्गेनाइज का मतलब है एक सीक्वेंशियल करना जिससे हम उससे रिजल्ट्स निकाल पाए, ओके? देन इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सो प्रेजेंट करते हो आप डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में और टेबल फॉर्म में। एनालिसिस ऑफ डेटा, उस डेटा का आप एनालिसिस करते हो,
देन इंटरप्रेट करते हो उस डेटा को दैट यस दिस कैन बी डन, नो दिस कैन नॉट बी डन। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, शू साइजेस होते हैं पैर के। इट इज सेड कि जो गर्ल्स के शू साइजेस हैं वो नॉर्मली लेस देन 5 और 6 होते हैं। जो मेल्स हैं, मे बी इंडियन मेल्स और मेल्स ऑफ सम अदर कंट्रीज, उनके शू साइजेस 9-10 होते हैं, यू नो। एंड फ्यू कंट्रीज हैं जहां पे मेल के शू साइजेस आर 6-7-8। कैसे डिफाइन करते हैं हम, ये कैसे पता लगा? स्टैटिस्टिकल डेटा से इंटरप्रेट करने के बाद, राइट। सो दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब स्टैटिस्टिकल डेटा दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्वालिटी, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स दिखाता है वो। सो इट इज नॉट मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, जैसे ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। सो हम कहते हैं ना, यू आर सो इंटेलिजेंट, कितना, ये थोड़ी है कि 10 में से हम उसको बोलते हैं कि 10 में से 9 यू आर सो मच इंटेलिजेंट, नो। आप सिर्फ उसको फीचर, एट्रीब्यूट बताते हो। क्वांटिटेटिव डेटा ये हम न्यूमेरिकल नंबर्स में, प्राइसेस में, इनकम में ट्रांसलेट करते हैं, इसलिए हम इसको क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है? इन द ओल्डर डेज यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू डील विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। एक ही स्टेट की अफेयर्स के साथ डील करने के लिए बना था स्टैटिस्टिक्स पहले। Nowadays, statistics का scope spread to all those areas where numerical facts are used, such as economics, business, industry, medicine, physics, chemistry, numerous other fields of knowledge. इन सब के लिए हम इसको यूज करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स में? ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। It enables an economist to present economic facts in precise and definite form. मैंने आपसे पूछा ना 11th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 90% से ऊपर नंबर आते हैं या आएंगे, राइट। आप मेरे को कहते हो सर 20%। डेटा हो गया, प्रिसाइज हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। 20 नहीं होगा, 19 होगा, 21 होगा, राइट। लेकिन हमें आइडिया तो लग गया ना कि 20% के आसपास बच्चों के 90% से ज्यादा मार्क्स। हेल्प्स इन कंडेंसिंग मास डेटा इनटू फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स। बहुत ज्यादा बड़ा डेटा होता है, उसको हम ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर प्रेजेंट करके इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के टाइम पे हम इसको कंसाइज फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स में डिनोट करते हैं। इट इज यूज्ड इन फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स। अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर्स में रिलेशनशिप, सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जब बताता है तो डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स में होता है। इट हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज। जितनी भी हमारी स्टैटिस्टिकल स्टडीज हैं उनमें ये फॉरकास्टिंग में हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इट इज हेल्पफुल टू फॉर्मुलेट एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसीज। जितनी भी हमारी एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको फॉर्म करने में हेल्प करता है, जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। इट हेल्प्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिसीज दैट आर अप्लाइड बिफोर। ऐसा नहीं है कि नए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए, हम इसको चेक भी करते हैं, कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है कि हमने लास्ट ईयर जब ये काम किया था तो इतना रिजल्ट आया था, अब जो हम काम कर रहे हैं तो रिजल्ट डिफरेंट क्यों है, ज्यादा होना, बेटर होना चाहिए, कम क्यों है, राइट। सो पॉलिसीज को, पहली की जो पॉलिसीज है उनको अप्लाई करने में हेल्प करता है। इट ट्राइज टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। क्या रीजन है, क्या उसका इंपैक्ट हुआ, ये सब फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ नई पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। इंटर सेक्टोरल, इंटर टेम्पोरल। इंटर सेक्टर होता है दो सेक्टर्स मिलके जब कंबाइंड काम करते हैं। ऑफर देते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा एक पैकेट के साथ किसी और कंपनी का दूसरा पैकेट फ्री, राइट। सो क्यों इंटर सेक्टोरल। इंटर टेम्पोरल होता है टाइम पीरियड, सो वी कॉल इट डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अलग अलग टाइम पीरियड में भी ये हेल्प करता है इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन में। इट इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनका ये क्वांटिटेटिव नंबर्स में एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्सिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि ये कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंप्लीफाई करता है। कैसे? हमें प्रॉब्लम्स बताता है, हमें उसका कॉज, उसका इफेक्ट देता है, हमें डेटा देता है जिसको हम एनालाइज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इट एक्सप्रेसेस द फैक्ट्स इन नंबर्स। जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं ये उसको नंबर्स में एक्सप्रेस करवाता है। नंबर्स मतलब न्यूमेरिकल डेटा में एक्सप्रेस करता है। डेटा इन कंडेंस्ड फॉर्म। सो हमने पीछे भी पढ़ा ना, सो कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड मतलब नॉर्मल फॉर्म जिसको हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, प्रिसाइज फॉर्म।
डिफरेंट फेनोमेना एंड रीअश्योर्स रिलेशनशिप बिटवीन देम। अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग फेनोमेना, राइट, ये उनके बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। सो इट इज हेल्पफुल इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। सो पॉलिसीज की अच्छी सो स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। हमें सारी इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक से, इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज सारी की सारी हमें स्टैटिस्टिक से प्रोवाइड होती हैं, राइट। इट इज हेल्पफुल इन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग इवन गवर्नमेंट्स फोरकास्ट करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन फोरकास्ट करती है। इवन आप घर पे भी जो भी अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आप 31 मार्च से पहले पहले पॉलिसीज बनाते हो, 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक क्या करोगे, और वो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में हेल्प करती हैं पॉलिसीज, राइट। वो सब स्टैटिस्टिकल डेटा से ही आता है। कंपैरिजंस फैसिलिटेट करता है, राइट। इट इज यूजफुल इन टेस्टिंग द लॉज ऑफ अदर साइंसेस। अगर आपको बेसिकली टेस्टिंग में हेल्प करता है, तो जो भी आपको टेस्ट करना होगा वो इससे मिल जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू फैक्ट्स, दो फैक्ट्स कैसे कोरिलेटेड है, आपस में कैसे ज्वाइंट है, वो इससे पता लगता है। ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ सही सही है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं विच आर ट्रीटेड एज लिमिटेशंस आल्सो, राइट। सो क्या क्या लिमिटेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स की? इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स को स्टडी नहीं करता, डेटा को स्टडी करता है प्राइमरीली ये, राइट। इट लीड टू फैलेशियस कंक्लूजन्स। ऐसा नहीं है जो भी स्टैटिस्टिक्स बताएगा वो सब ठीक होगा, फैलेशियस, गलत कंक्लूजन्स भी इसमें आते हैं। इट डील्स विद क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव में कोई यकीन नहीं करता। ये आपका स्टाफ अच्छा है, आपके एम्प्लॉइज अच्छे हैं, टाइमिंग्स वो 10 की बजाय 12 घंटे काम करते हैं, कोई मैटर नहीं करता, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। इट लॉज आर ट्रू ओनली ऑन एवरेजेस। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस फैक्टर में बताया ना, 10, 11, 12, 13। सो जब हम इनका टोटल करेंगे ना, तो ये एवरेज फैक्ट होना चाहिए, ये एवरेज सही होना चाहिए, उसके बेस पे ये डिसाइड करता है सब कुछ। ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब तक हम लोगों ने स्टैट्स नहीं पढ़ा था, हमें बिल्कुल नहीं पता था स्टैट्स को कैसे डील करते हैं, सिर्फ एक्सपर्ट्स कर सकते हैं इसको डील। यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज एसेंशियल। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डेटा कहीं भी उठा के कोलैब करवा दो, नो, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर आपके उस डेटा में यूनिफॉर्मिटी होगी तभी पॉसिबल है वो, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि आप स्टैटिस्टिक्स को राइटली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखवा पाओ। मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटेस्ट लिमिटेशन, बिकॉज मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल। मैंने आपको बोला ना, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज बहुत पॉसिबल है। होता कैसे क्या है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ग्लास इज हाफ फिल्ड विद एयर। नेगेटिव थॉट हो गया ना, हाफ खाली है, नेगेटिव थॉट हो गया। इसको पॉजिटिव थॉट क्या है, हाँ, ग्लास इज हाफ फिल्ड विद थॉट्स, राइट। सो उसी सेम चीज को आप कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो थ्रू स्टैटिस्टिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। हमने अभी अभी ऊपर भी पढ़ा है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है, टोटल एवरेजेस पे वो सही बताता है। विदाउट रेफरेंसेस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। जो चीज आप करना चाह रहे हो उसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा कि मैंने ये डेटा क्यों कलेक्ट किया। अगर 0 to 10 है तो वाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, आपको ये रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, नहीं तो आपका डेटा गलत भी हो सकता है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। टेक केयर, गुड बाय।